मतलब बैक बेंचर करके मैंने टॉपर लेवल का पढ़ा दिया। कैलकुलेशन में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमको हमारे पास समय कम है एग्जाम में और हमको सही आंसर नहीं लाना है। तो हम अंत में आते आते आप यही कहोगे कि मतलब कहाँ फंस गया मैं। आपने साइंस ली थी, साइंस आपका ले रहा है। खैर, हेलो बैक बेंचर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे नहीं होंगे और पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लग रहा होगा। खैर, आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, या फिर कहें कि इम्पॉर्टेंट PYQs का प्रैक्टिस। एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इन जगहों से लिए जाएंगे। जैसे कि मेरे पास अभी मौजूद है अनसॉल्व्ड, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। उसके बाद मेरे पास मेरे एग्ज़ाम का पेपर भी है, इसमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं वो भी करवाऊँगा और उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में आए थे। उसके अलावा मेरे पास है क्वेश्चन बैंक विद्या प्रकाशन का, तो ये भी मेरे पास है, तो इससे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कुल मिला जुला कर हम लोग क्वेश्चन वही करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी तो आप अगर वन शॉट पुराने देख रहे होगे तो आपको पता ही होगा क्या क्या नियम यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले जो क्वेश्चन से। उसके पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर जिन भी क्वेश्चंस पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा वो क्वेश्चंस आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर यूँ कहें कि अगर आप प्योर बैक बेंचर हो, एकदम खतरनाक वाले बैक बेंचर हो, तो आपको उन वीडियोस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी जो सारे वीडियोस जाकर सारे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, परंतु जिस पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दूंगा उसको तो आपको दम पढ़ के जाना है। बाकी तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलो यार देखते हैं अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगभग सारे ही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और सारे MCQ हैं। इस MCQ का मैंने मतलब वो लिखा नहीं, कोई बात नहीं, बट ये भी PYQ है जो कि ऑब्जेक्टिव PYQ है, ठीक है। तो बाकी सारे ही बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न जो है वो एक एक नंबर के हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग दर है, यानी कि इसमें हम लोगों को वेग दर लिखनी है। अब ये अगर बात की जाए तो हम लोगों ने वन शॉट में इस चीज़ को तो मतलब एकदम चूस लिया था कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसे लिखते हैं, वेग नियम के अनुसार। तो वेग नियम में हम लोग ये देखते हैं कि भैया अभिक्रिया की दर अगर A है प्लस B है और C बन रहा है तो हम लोग लिखते थे K इज इक्वल टू दर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है K A टू द पावर X B टू द पावर Y B टू द पावर Y, इन दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी लिखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, शून्य कोटि अभिक्रिया। ये ध्यान रखने वाली बात है। शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब कि ये दोनों ही क्या होंगे, शून्य होंगे, है ना। तभी ना इनकी जो जोड़ने पर आएगा शून्य और हम कुछ करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। तो इसके लिए हम लोग अगर दर लिखना है तो दर क्या हो जाएगा, वेग दर। वेग दर हमारे पास हो जाएगा K इंटू A टू द पावर 0 B टू द पावर 0, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं कहूँगा कि आप बड़े ध्यान से इसको देखो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट है कैसे? हम लोगों ने जब हम पढ़ रहे थे अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया तो उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था। जब हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं तो वहाँ पर कुछ मिलता है। अच्छा, उसके पहले मैं प्रश्नवा तो पढ़ दूँ। प्रश्न हम लोग को ये कह रहा है कि वेग स्थिरांक का समीकरण है। आप इसको देख कर भी समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग जब समाकलित वेग समीकरण निकाले थे तो वो तो कुछ इस टाइप का आया था। वो आया था हम लोगों का लॉग R0 बटे में R। यहाँ पर R0 क्या है, R0 है प्रारंभिक सांद्रता और R क्या है, बाद की सांद्रता, ठीक है। ये बराबर आया था हमारा KT/में 2.303, है ना। परंतु यहाँ पर कैसे दिया है, यहाँ पर K के रिस्पेक्ट में सब कुछ दिया है, यानी कि K एक तरफ रखा है और बाकी चीज़ों को उधर भेज दिया है। तो बाकी चीज़ों को इधर भेज देंगे हम लोग तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको इधर भेजेंगे तो हमारा बनेगा 2.303/D log R0/R इज इक्वल टू K। ये आ गया, ठीक है भाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। परंतु यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं A और A माइनस एक्स है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझो। हम लोग R0 कहें या कहें पहले की सांद्रता, हम लोग R कहें या कहें बाद की सांद्रता,
बाद का मतलब कि क्या, इसमें से कुछ कम हो रहा है। मान लो कि पहले था हमारे पास ए, बाद में कम होके आर हो गया। पहले आर नॉट था, बाद में आर हो गया। पहले ए था, बाद में ए में से कुछ कम हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग आर नॉट को ए लिख सकते हैं और आर को ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा ये वाला आंसर हो जाता है सही, और हम लोग 1 नंबर पा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद की इंपॉर्टेंट, इसका तो भैया ये भी मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि अभिक्रिया ए से बी है, अभिकारकों की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर दर जो है वो दुगनी हो जाती है, यानी कि 2 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि बोली गई है। तो चलो भाई इसको देखते हैं। हम लोग के एग्जाम में जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले दिमाग लगाएंगे कि 4 गुना हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। फिर हम कहेंगे कि छोड़ो, झाड़ो जाए, नहीं करेंगे क्वेश्चन। परंतु अगर आपको मैंने जो बताया है उसको आप फॉलो करते हो। हमने क्या बताया है कि हमारे पास वेग जो होता है, वेग बराबर होता है के सांद्रता ऑफ ए टू द पावर एक्स। ठीक है, ए क्या है, ये सांद्रता है। और यहाँ पर अभिक्रिया कैसे चली, ए से बी में चली तो मैंने ए लिख दिया, अभिकारक सांद्रता। ठीक है भाई, हमको क्या बोल रहा है, अभिकारकों की सांद्रता जो है 4 गुना बढ़ाने पर, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं, 4 टाइम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के इंटू 4 टाइम्स ए इंटू टू द पावर एक्स, मतलब कि हमने ए को 4 गुना कर दिया। ठीक है भाई, इधर क्या है, वेग है, बोल रहा है वेग दुगुना हो जा रहा है, मतलब कि 2 गुना हो जा रहा है। तो 2 वेग इज इक्वल टू के इंटू 4, आगे आ जाएगा, फिर 4 एक्स हो जाएगा, ए एक्स चल रहा है। 4 को ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो 4 तो बाहर निकलेगा, साथ में ये जो घटवा लगा है ये भरवा निकाल देगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर x का क्या मान हो, हमको कोटि चाहिए। कोटि का मतलब क्या होता है, x। ठीक है, अरे भैया यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेग स्थिरांक है, और ये x क्या है, कोटि है। और वहीं अगर b भी रह जाता और y भी होता तो x प्लस वाई कोटि हो जाता। ठीक है, परंतु यहाँ पर तो एक ही है, तो x ही हमारा कोटि हो जाएगा। अब भैया यहाँ पर क्या होगा, तो हमको क्या करना है कि 2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x है, इसमें देखना है कि x का मान क्या होगा। अगर हम चाहें तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू इसको 2 टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 2 इज इक्वल टू इतना 2 टू द पावर 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब बेस बराबर है तो ऊपरों बराबर होता है ना। जब आधार बराबर हो तो घातों बराबर होता है, बराबर में चिन्ह लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अगर ये और ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से x का मान हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है भाई, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसमें आई थिंक आप लोग को थोड़ी दिक्कत हुई होगी, जो कुछ नहीं जानते हैं, एकदम बैल हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। मतलब आप अगर इतना तक समझ गए हो तो इसके बाद का समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि अब यहाँ पर 4 है तो हमको x का मान निकालना है, तो हम इसका क्या मान रखें कि 2 आ जाए। अब हमको x का मान क्या रखें, अगर x की पावर 1/2 कर दें, 4 टू द पावर 1/2 कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, फिर कहानी कहाँ चली जाएगी, पूरा वहीं पर चली जाएगी, है ना। तो यही सब बात है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु 400 है, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। अगर हम लोग को ध्यान हो तो हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत क्या पढ़ा था, प्रथम कोटि अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार बता देता हूँ। चलो भाई, तो शुरू से शुरू करते हैं। हमने ये पढ़ा था, प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमने पढ़ा समाकलन वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वो पढ़ा था, अभी मैंने बताया ना इस वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था भैया, लॉग पहले की सांद्रता बाद की सांद्रता इज इक्वल टू KT बाई 2.303। ठीक है, लॉग 10 है ना। उसका हम लोगों ने पढ़ा था अर्ध आयु, अरे यार अर्ध आयु पढ़ा था, जो कि था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। ठीक है, 0.693 कैसे याद रखना है, हमको 6 लिखना है, 6 के बाद क्या आता है, 9 आता है, 9 के बाद क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, ऐसे सर्कल चला दो, 3 है, फिर 6, फिर 9 शुरू करेंगे, फिर 6 शुरू करेंगे, 6 9 3। मैं तो ऐसे याद रखा था, मैंने तो भूल जाता है ना, कितना याद रखेगा तू। मैथ में कितना सारा सूत्र है, केमिस्ट्री में बहुत सारा सूत्र है,
दिमाग का खोपड़ा बन जाता है एकदम। चलो भाई, अंत में आते आते आप यही कहोगे कि मतलब कहाँ फंस गया मैं। आपने साइंस ली थी, साइंस आपका ले रहा है। खैर, चलो भाई, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या होता है, के होता है। टी हाफ हम लोग को दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सूत्र क्या है, हमारे पास सूत्र है वन टी इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 के। टी हाफ हमारे पास 400 दिया है, 0.693 के को उधर करो, इसको उधर करो, इसको उधर करो, इसको उधर करो। के इज इक्वल टू 0.693/400। इसको हटाएंगे 1000। अगर हम आंसर को ध्यान में देखें तो 10⁻³ -3 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 693/400 इंटू 10⁻³ इसको ऊपर ले गए। अब हमको इसको भाग देना है, भाग देते हैं भाई 400, तो 1.7 इंटू 10 कुछ आ रहा है, के इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻³ कुछ ऐसे करके आ रहा है ना। तो 1.7 1.7 1.7 ये रहा 1.7 हमारा आंसर हो गया। चलो भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने सिंपल क्या किया है, हमने सिंपल बस ये सूत्र लगाया है और इस सूत्र को आपको याद रखना है। अभी तो मैं याद करा ही रहा हूँ, इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा केमिस्ट्री में, लास्ट में जब आपका एग्जाम आ रहा होगा तब एक लास्ट रिवीजन करके, एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको देख के चले जाना, आराम से पूरा एग्जाम आपका निकल जाने वाला है। अभी के लिए आप लोग इस सब चीज़ों को देख लो। इसका आंसर हमारा पहला वाला हो गया 1.73 है, हमने 1.7 निकाला, मैच कर गया, हमारा आंसर हो गया। चलो भाई, अब बढ़ते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस पे। चलो यार, तो ये रहे हमारे कुछ और क्वेश्चंस, और इसी के साथ हम लोग अपना जो मतलब एमसीक्यू वाला टर्म है, यानी कि एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख चुके हैं, देख चुके होंगे मतलब। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध भाग के पूर्ण होने में लगा समय। चलो भाई, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन में लिखने चलता तो फिर सुबह हो जाती। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर फोटो लिखा दूंगा, उस फोटो में आप देख लेना कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रथम कोटि में जो अर्धभाग कंप्लीट होने में जो अभिक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। दूसरा है प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, और है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के मूल के वर्गमूल जो भी है, भाड़ में जाए। हम लोग को क्या पता है, हम लोग जानते हैं भैया कि अर्धभाग के पूर्ण होने में जो लगा समय है वो होता है टी हाफ, और वो होता है 0.693/के। यहाँ पर कहीं भी सांद्रता का कोई जिक्र नहीं है। जब सांद्रता का जिक्र नहीं है तो हम सीधे कहेंगे कि ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब जो ऑप्शन है अपना लगा लो, निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलो यार, अब जो भी हमारा बी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। चलो भाई, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A+2B गिव्स दैट C के लिए प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, मतलब अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता पूछा है। अभिक्रिया की आणविकता को हम लोगों ने देखा था कि आणविकता मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितने अणु भाग लिए हैं। तो यहाँ पर A का एक अणु है और B का 2 अणु है, यानी कि ये रहा B और ये रहा एक और B। टोटल कितने हैं, 3 अणु, तो 3 हो गए इसकी आणविकता, ठीक है। आणविकता मतलब कितने अणु भाग लिए हैं। चलो भाई, और ये भी हमारा 19 और 23 में आया हुआ है। चलो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, मैं कहूँगा कि मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गधा हो तो देख लो इसको एकदम बढ़िया से, कुछ नहीं पढ़ा है, वन शॉट भी नहीं देखा आपने, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखना कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। मैं तीनों के लिए बताऊंगा आपको। क्वेश्चन में पूछेगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया आपसे पूछ सकता है, प्रथम कोटि का पूछ सकता है, क्या पूछा भी है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया नहीं ताकि मैं इसी बता दूं। प्रथम कोटि और फिर है द्वितीय कोटि, ये भी हमारे 2024 में आया क्वेश्चन है। और प्रथम कोटि तो कई बार आया है, 19 20 ऐसे करके। मैं आपको बता देता हूँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया वाला क्वेश्चन जो है हम लोग का आया है 20, 21, 22 और 24 में। लो भैया, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ मैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो भाई, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक क्या होता है? इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर सेकंड। सेकंड में हमेशा इन्वर्स रहता है, यहाँ पर लीटर जो है इस पर इन्वर्स रहता है, और मोल क्या है, ऐसे एज इट इज रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, शून्य कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया में केवल सेकंड इन्वर्स रहता है मात्रक, ठीक है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में मोल पर इन्वर्स हो जाता है, यहाँ पर जो इन्वर्स नहीं इधर आ जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही ध्यान से देख लो। तो हमसे क्या पूछा था, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो हमारा हो जाता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये 2019, 20, 22, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहूँगा कि इसको ध्यान से देख लो, और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ लो, एकदम बढ़िया समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है घटता है, क्या होता है ये बताना है। तो मैंने बोला था ना, जब हमने वन शॉट देखा था तो ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा वगैरह बढ़ती है, बहुत कुछ बढ़ता है। तो उसी में आप ये भी ऐड कर लेना कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया, ये तो मतलब ऐसा ही था। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, भले आपके केवल एक ही साल आया 23 में ही, बट मैं कहूँगा कि इसको आप ध्यान से देखो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार में। हालांकि पहले जो क्वेश्चन आते थे 2015 वगैरह में, 15 से पहले, वो सब थोड़ा एक लेवल के क्वेश्चन होते थे, मतलब वो थोड़ा हार्ड होते थे। परंतु अब जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, मतलब आराम से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो है वो इतना दिया हुआ है, तो कोटि पूछा है, तो अब कैसे निकाल सकते हो, कोटि समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है मात्रक, ये। और मात्रक हमको पता है, अगर ऐसा में से कुछ मिल गया तो वही हमारी कोटि हो जाएगी। यहाँ पर है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल या तो है ही नहीं, यहाँ पर मोल पर इनवर्स है, यहाँ पर मोल पर इनवर्स है नहीं है, यहाँ पर मोल इनवर्स है नहीं है, यहाँ मोल इनवर्स बिल्कुल है, मोल इनवर्स है, लीटर है सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स है, लीटर है सेकंड इनवर्स। तो हमारी जो कोटि है या इसकी क्या हो गई, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि, ठीक है। और इसी के साथ हम लोगों का एक एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसको मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से देख लो, बढ़िया से चाट लो इसको, जो है कि एकदम बढ़िया से। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। तो चलो भाई, अब हम लोग करने वाले हैं 2 बोरिंग क्वेश्चंस को। बोरिंग कहो या फिर ये कह सकते हो कि थोड़ा सा ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इनके लिए शब्द कहना गलत नहीं होगा कि फॉर्मूला डालो आंसर, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो ये 2 जो क्वेश्चन है ये दोनों ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको हल करना है हम लोगों को। देखे ध्यान से तो ये दोनों ही जो अभिक्रिया, मतलब दोनों क्वेश्चन जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, मतलब कि प्रथम कोटि अभिक्रिया पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लोग का सूत्र कौन सा काम करेगा, वही सेम, लॉग आर नॉट बाई आर, लॉग आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू के टी बाई 2.303, ठीक है। यही प्रश्न, इसी जो सूत्र है इसको हम लोग लगाएंगे, जहाँ पर कि अगर मैं बता दूं तो टी हमारा समय है, के हमारा वेग स्थिरांक है, आर पहले की सांद्रता, ये बाद की सांद्रता, लॉग तो लॉग ही रहता है, ठीक है। तो चलो इस पर शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया N2O5 से ये जो भी अभिक्रिया हुई है में 318 केल्विन पर N2O2 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर थी, जो कि 60 मिनट बाद 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब कि यहाँ पर हमको सब कुछ दिया हुआ है, बस हमको निकालना क्या है, ये टर्म निकालना है। हमको ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये तो दिया गया, ये भी दिया है। हमने यहाँ पर कुछ लिया और 60 मिनट बाद कुछ यहाँ पर बन गया। हम लोग को ये दिखाना है कि यहाँ पर जो वेग स्थिरांक, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कितनी है, बस। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर हम यहाँ पर मास्टर को चूतिया बनाने के लिए बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े लाइनों में हम लोग लिख दें, मतलब आधा कॉपी इसी में भर देगी जो क्या दिया है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और मास्टर भी खुश हो जाए, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, लड़का दिया है लिखा है। तो लिखते हैं दिया है। हल
दिया है। अच्छा, न्यूमेरिकल होगा तो हमको हल लिखना है, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया होगा परिभाषा वगैरह लिखेंगे तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। अगर मैंने कभी गलती से पीछे अगर हल लिख दिया होगा ना, कि मान लो राउल्ट का नियम लिखे हैं तो मैंने लिख दिया हल तो वो अगर गलती से हो गया होगा तो हो गया, मतलब अभी मुझे याद आया कि शायद मैंने हल लिख दिया था क्या, कभी कभी ज़िंदगी में लिख दिया हो तो माफ़ कर देना। तो अगर न्यूमेरिकल है तो हल लिखेंगे, और अगर परिभाषा है तो उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। तो हमारे पास दिया है, अभिक्रिया ये है। अगर बहुत फैला के लिखा था तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी हुई है ना उसको सिस्टमेटिक वे में आप लिख दो, है ना, आधा पेज आपका भर जाएगा। खैर अभी मैं जो जरूरी चीज़ें हैं वो लिखता हूँ। ज़रूरी चीज़ें हैं कि प्रारंभिक सांद्रता इतना मोल है थी, यानी कि हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास दी हुई है आर नॉट इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अंतिम सांद्रता क्या है? अंतिम सांद्रता हमको दी हुई है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। ठीक है, हमने को समय भी दिया है 60 मिनट, है ना। तो समय यानी कि टी हमारे पास दिया है 60 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो हमारा जो वेग स्थिरांक आएगा वो सेकंड इनवर्स आएगा। अगर मिनट में रहने दोगे तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, हम मिनट में ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम जानते हैं सूत्र, जानते हैं log आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू के टी बाई 2.303। ठीक है, ये तो हम जानते हैं भाई, सबको पता ही है। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे जो चीज़ें दी हुई हैं उसकी, तो लिखेंगे log आर नॉट का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। आर का मान क्या है, ये दिया है, इज इक्वल टू के का मान हमारे पास पता नहीं है, के तो निकालना है हम लोग को। टी का मान हमारे पास 60 दिया है, ये कितना है, ये तो वही है भाई, ये कितना का क्या मैंने मतलब एज इट लिख देंगे। अब इससे ये गया दशमलव से दशमलव 2 अंक बाद 2 अंक बाद खत्म। 20 से 60 गया 3 बार में, हमारे पास क्या बचा log 3। log 3 की वैल्यू ऊपर दी हुई है ना। अगर एग्जाम में नहीं दी रहेगी तो आपके लिए दिक्कत रहेगा, मगर ये मान के चलो कि एग्जाम में आपको log 3 log 2 ये सब का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, परेशान की जरूरत नहीं है, नहीं दिया रहेगा रट्टा मचा जाना 0.4 log 2 0.3 और log 4 log 3 ये। ठीक है, चलो भैया ये दशमलव नहीं गुणे। अब log 3 यहाँ पर के का वैल्यू निकालना है, तो हम log 3 को यहाँ पर आने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, 2.303 ये नीचे आ जाएगा, हाँ log 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू बस के हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। अब log 3 का वैल्यू क्या हमने ऊपर दिया है 0.47 इंटू 2 टू द पावर 2303 अपॉन में 60 इंटू 10 10 10। चल भाई ये हटेगा तो फिर 2 जीरो आ जाएगा, लो भाई इतना बड़ा हो गया। या फिर यहाँ से के हटाकर मैं इधर कर दूँ, यार सुंदर लगेगा। ठीक है, हमको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमको हमारे पास समय कम है एग्जाम में और हमको सही आंसर नहीं लाना है, तो हम अप्रॉक्सीमेट आंसर लाकर छोड़ेंगे। ये नहीं कि एकदम पूरा लगे उसी में गुणा भाग करने, घंटा भर आपका इसी में लग जाने वाला है। ठीक है, और एग्जामिनर आपका लास्ट आंसर तो देखेगा, ठीक है, बट आपका ये जो करने का तरीका है वो ज़्यादा वो देखेगा, है ना। तो करने का तरीका अच्छा रखो, लास्ट में हम लोग मैं बताता हूँ क्या करना है ना। यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 47 है ना, अच्छा 1.4047 है, ठीक ठीक, 10 मैंने हटाया है। ठीक है, तो ये 47 है, 47 का गुणा इसमें करेंगे तो लगभग कितना अंक तक आएगा, ये कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ही अंक है। गुणा भाग कर भी दिया जाए 2 3 0 3 में, 47 है, मान लो इसका गुणा 10 में भी कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा, है ना। 10 से करेंगे तो
और 40-50 से करेंगे तो फिर भी 7 अंक से तो नहीं आएगा, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 अंक है यहाँ पर। तो जब नीचे बड़ी संख्या है, ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या, तो अगर मान लो हमारे पास नीचे छोटी संख्या, सॉरी, नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या है, तो हमारा जो आंसर आता है वो कितने में? 0 में आता है, जैसे 0 कुछ आता है। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा हमको पता है कि 0 कुछ ही आएगा। तो 0 तो लिख ही देना है आराम से, है ना? 0 तो लिख ही देना है। अब उसके बाद क्या लिखें? तो यहाँ पर 7 अंक है और ऊपर आप कितना भी दिमाग लगा लो, मतलब कितना भी कैलकुलेशन कर लो, क्या 7 अंक तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। चलो तो मान लो 6 अंक तक जाता भी है, तो 0.0 कुछ आना चाहिए। तो अब मैं तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो लिखूंगा, बट एग्जाम में अगर आप मान लो 0.02 भी लिख कर आ जाते हो, 0.5 लिख कर आ जाओ, 0.1 लिख कर आ जाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिलेगा। अच्छा, मान लो आपके पास ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल जाएगा, और क्या है, हमको नंबर से मतलब है ना यार। लास्ट में वैसे मेरे हिसाब से नंबर पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आप मान लो किसी का 0.1 है, किसी का 0.2 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर दे देगा वो, बहुत परेशान वाली बात नहीं है। जो सही आंसर है वो है 0.18 मिनट इनवर्स। ठीक है, मैंने बोला 0 में कुछ आएगा, अब 0 में कुछ लिख कर आ जाना, 0.9 लिख कर आ जाना, क्या दिक्कत है ना? 0 के बाद भी 0 है, ये दिक्कत पड़ जाता है, बट कोई बात नहीं, आप लिख कर आ जाना, समय बर्बाद मत करना अपना ये सब कैलकुलेशन करने में, है ना? क्योंकि पढ़ा जाओगे फिर तो कैलकुलेशन करने में। चलो भाई, तो अब देखते हैं हम लोग का ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं सच बताऊं तो एक तरीके से कह सकते हो कि आपके एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि नहीं भी आए, परंतु अगर अपने हिसाब से मैं बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसको 3 स्टार देता हूँ। मैं इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा, बट मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार देख लेना, समझना नहीं समझना बाद में जाए, बट अभी देख लेना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज़ समझना ये है कि जब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पढ़ रहे थे, तब हम लोग ने देखा था कि हमने समाकलित द्वितीयक समीकरण निकाला। अगर वन शॉट नहीं देखा जाके देख लो, तो वन शॉट में हमने ये देखा था, समाकलित द्वितीयक समीकरण निकाला और फिर हमने अर्धायु निकाली थी, है ना? अर्धायु मतलब कि टी बराबर 1 बाई, अरे टी हाफ पर, टी हाफ लिया था, और हमने क्या लिया था, और हमने लिया था आर नॉट बराबर, तो आर नॉट ही था, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ था। परंतु अगर हम बात करते हैं आर अंतिम अंतिम सांद्रता की, तो अंतिम सांद्रता हमने क्या ली थी, आर नॉट बाई 2, है ना? परंतु वहां पर आप लोग के साथ एक छोटा सा धोखा हुआ था कि आर नॉट बाई 2 तो मैंने लिख दिया था ये कह के कि आधा है, परंतु उसके पीछे एक कहानी थी। वो कहानी ये थी कि हमको क्या कहा गया था कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो गया है, मतलब कि प्रारंभिक में से आधा उसका समाप्त हो गया है, मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता में से उसका आधा घट चुका है। तो इसको करने पर कितना आएगा? इसको करने पर आएगा हमारा 2 नीचे, ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स आर नॉट माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2। यहाँ से वही आया, यहाँ से भी क्या है, हम लोग सीधे आर नॉट बाई 2 लिख देते हैं, है ना? अंतिम सांद्रता सीधे आर नॉट बाई 2 नहीं लिखना है, इस तरह से करके लिखना है। उसी तरीके से अगर आपसे कह दे कि अभिक्रिया 1/2 पूरी नहीं हुई, अभिक्रिया 3/2 पूरी हुई है, अभिक्रिया 3/2 पूरी हुई है, तो क्या करोगे? तो हमारे पास आर अंतिम सांद्रता जो है आर, वो हो जाएगी आर नॉट में से घटा दो 3/2 आर नॉट। उसी तरीके से अगर आपसे कहे कोई, ये घटा के आपने लिख देना, ठीक है? मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये अभी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन में अब रिलेट करने जा रहा हूँ। हमारे क्वेश्चन में दिया है 3/4 आयु की गणना करें, मतलब कि 3/4 पूरी हुई है, मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि आर माइनस आर नॉट 3/4, इस तरीके से। समझ में आया? अब हम लोग करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो चलो यार, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को केवल एक ही चीज़ दी हुई है, जो कि है k बराबर इतना, बाकी हम लोग को प्रथम कोटि है और वेग स्थिरांक 3 चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम लोग दिया है हुआ है, अगर एग्जाम में आपके आता है तो लिख देना दिया है k बराबर इतना, फिर हल करना शुरू करना। मैं समय यहाँ पर जगह बचाने के लिए सीधे हल कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जगह बहुत कम है, मुश्किल है। देखो यहाँ पर भी देखो, इतना समय लग गया, जगह लग गया, मतलब तो चलो हम लोग दिया है लिखते हैं। चलो भाई, तो दिया है
दिया है k इज इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स दिया है। उसके बाद आर नॉट वॉट कुछ नहीं दिया है। इसकी 3/4 आयु की गणना करें। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आर अंतिम जो है, अंतिम सांद्रता वो हो जाएगी, या फिर कह दो कि यदि प्रारंभिक सांद्रता, अब आर नॉट हम लोग लिखेंगे तो कहेगा कि आर नॉट क्या है, तो पहले लिख दो कि आर नॉट प्रारंभिक सांद्रता है, उसको समझाने के लिए एग्जामिनर अब कॉपी चेक करेगा। ठीक है, तो माना प्रारंभिक सांद्रता बराबर आर नॉट, फिर अंतिम सांद्रता अब अंतिम सांद्रता में कहानी है। अंतिम सांद्रता यानी कि आर, वो बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस 3/4 आर नॉट। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 किया, ऊपर आ जाएगा 4 आर नॉट माइनस 3 आर नॉट। 4 में से 3 गया 1, यानी कि आर नॉट बाई 4 सीधे सीधे तो इधर ही लिख दूँ, कहाँ हट जाएगा भाई, हटा दूँ, आर नॉट बाई 4 हमारे पास आ गया अंतिम सांद्रता। अब हमको क्या करना है, अब मैंने क्या कर यार, अब मैंने क्या बोला था, अब मैंने बोला था कि सूत्र लगाओ, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन किससे सूत्र, समाकलित विवेक समीकरण से शुरू हल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं राइटिंग यहाँ ठीक है ना जी, हमारा सांद्रता टेढ़ा हो गया, इसको ऐसे कर दो, ये लो भैया। हम जानते हैं, या फिर बढ़िया से लिखो, हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित विवेक समीकरण क्या होता है, log आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू KT बाई 2.303। ठीक है, चलो भाई, अब वैल्यू रखो। हमको निकालना क्या है, इसकी 3/4 आयु की गणना, मतलब कि हमको T3/4 निकालना है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लोग नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सूत्र है ना। ठीक है, इस सूत्र को मैं बढ़िया से लाल रंग लगा देता हूँ ताकि इसको किसी की नज़र ना लगे। लाल रंग लगाने से नज़र उतरता है क्या, काला रंग लगाना चाहिए ना मेरे को। चलो भाई, इसको अब करते हैं। तो लॉग आर नॉट कहाँ गया हमारा, आर नॉट तो आर ही नॉट है। आर क्या है हमारा, क्या आर है, नहीं, आर है हमारा आर नॉट बाई 4। ठीक है, बराबर में के हमारा क्या दिया हुआ है, के हमारा दिया हुआ है 2.54 इंटू 10⁻³ इंटू में T3/4, और नीचे तो 2.303 चल ही रहा है। ठीक है, चलो भाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा, आर से आर कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, लॉग ये 4 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4 आर नॉट। ये हमारा, अच्छा कटा पिटा कुछ हो रहा है, इसको हम लोग और यहाँ से हटाएं और नीचे ला दे 2 0, और इसको यहाँ से हटाएं और ऊपर ला दे 1 2 3 0, 2 0 से ये कट गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग खोलें तो क्या बचेगा, इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो बचेगा नीचे 3 0। ठीक है, मतलब 3 0 बचेगा, उसमें से ये भी कट जा रहा है। मैं बस आगे बताऊंगा, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर क्या बचा, 254 बटे में 2303 इंटू T3/4 इंटू, इसको खोल दिया तो क्या हुआ, 1 2 3 हो गया, ऊपर क्या बचा 10 बचा, 1 0 से 0 गया। ठीक है भाई, अब हमारे पास आगे क्या बच रहा है, ये तो कट गया, log 4 बचा। log 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, तो log 2 का स्क्वायर। और मैंने बताया था कि अगर आपको लिखा हुआ है log b⁴ a लिखा है तो a आगे आ जाएगा। यहाँ पर b⁴ a के रूप में लिखा है ना, ये
टू दी पावर 2 के रूप में बिल्कुल लिखा है, तो 2 भी क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो इसको हटा दूँ मैं, बिल्कुल हटा दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आगे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आगे आएगा। अभी यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए, फिर इस सारे क्वांटिटीज़ को इधर ला दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फिर हम लोग फंस रहे हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। समय बिना गवाह किए 2 से काट देते हैं इसको 50 बार में, 2 से काटते हैं इसको 1 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 7। चल भाई अब रुक जाते हैं, फालतू बकवास नहीं। बचा क्या, 127 इंटू 3/4 2303 इंटू 50, ठीक है। चलो भाई, अच्छा इन सब क्वेश्चन में हम देखेंगे ना कि आंसरवा सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप दशमलव के बाद कितना एक ही अंक ले लिया हो सकता है कोई दशमलव के बाद 3 अंक लिया हो सकता है कोई 4 अंक ले लिया हो, है ना, तो दिक्कत होता है ये सब। तो आंसर इसमें अलग ही आएगा सबका, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि अरे हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा, ये हो गया वो हो गया। आपका तरीका से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, मान लो लॉग का वैल्यू हमने 0.47 रखा है, किसी ने 0.4 रख दिया, तो आंसर अलग आएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, हम लोग भी अप्रॉक्सीमेट आसपास में वैल्यू लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। 2 आगे लाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू में log 2 बचेगा, इन सबको इधर ला दो, ये आएगा इधर, तो हो जाएगा हमारे पास 2303 इंटू 50 अपॉन में ये इधर आ जाएगा 127, ये हो जाएगा हमारे पास T3/4, हमको ये जो निकालना है। चलो भाई, अब कुछ कट पिट रहा है नहीं, नीचे 127 है और ऊपर वो सब पूरा कहानी है, तो कुछ कट पिट रहा है नहीं यहाँ पे। log 2 का वैल्यू अब रखते हैं हम लोग, log 2 का वैल्यू रखते हैं। आप लोग क्या करोगे, एक लाइन छोड़ के लिखोगे, मतलब अगले लाइन से आप log 2 का वैल्यू, हम यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पर log 2 का वैल्यू 0.3, इसको हटाएंगे आ जाएगा 10, ठीक है। और ये 10 से ये काट दो 5 बार में, ठीक है। अब देखो कुछ कट पड़ रहा है नहीं, हम अगर ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ऊपर की जो वैल्यू है वो बड़ी ही आएगी, है ना। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 इंटू 2303 बटे में 127 इज इक्वल टू T3/4। अब फालतू झंझटें पढ़ने से बढ़िया है, यहाँ पर सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा, अगर मान लो यहाँ पर तो हम गुणा कर भी, स्क्रीन पे आ रहा है ना सब कुछ, आ रहा है स्क्रीन पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया कैलकुलेशन बड़ा बेकार है, हम 3 से गुणा तो कर ही सकते हैं, 0 लगा देंगे बाद में। चलो भाई इसका गुणा करते हैं, 3 3 9 3 0 0 3 9 3 6 बाद में 0 लगा दिए, तो ये आ गया, इतना बटे में क्या है 127 है, ठीक है। कैमरे में नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, यार वैसे जरूरी भी नहीं है कैमरे में आना, ठीक है। तो इतना आ रहा है, अगर हम लोग इतने इसको 127 से भाग देंगे भी तो हमारा 0 दशमलव तो नहीं आएगा, है ना, कुछ अंडर संडर वैल्यू आएगी। तो एक बार मान लेते हैं कि कितना आता है, अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से लेते हैं 3 अंक, यहाँ से है 3 अंक, यहाँ से 3 अंक हमने लिया, 2 अंक हटाया, यहाँ से 2 अंक हटाया, तो 1 आ जा रहा है, 1 अंक हटाया, यहाँ से 1 अंक हटाया, तो यहाँ से 12 और 69 है। तो हम देख सकते हैं कि भैया 12 के 12, 12 जगह 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 5 बार में जा रहा है, ठीक है। तो अब पूरा जो आप कहानी खत्म करोगे वो 5 से स्टार्ट होगा और 5 के बाद 2 अंक तक जाएगा और फिर लगेगा दशमलव, ठीक है। और इसी के बाद हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना आप कुछ अपना मतलब दिमाग वमाग लगा सकते हो कि इसके बाद 2 अंक लिखना है, एग्ज़ाम में बैठे हैं हम, कुछ नहीं करते हैं, 5 के बाद लिख देते हैं 7, 2 लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और लगभग उसी के आसपास में आएगा भी, ठीक है। मैं जो सही आंसर है वो बता देता हूँ मैं, तो भैया इसका जो सही आंसर है वो है 545, ये, ठीक है, सेकंड। तो लगभग इसी के आसपास में आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ये 2 क्वेश्चन कैसे थे, घुमाने वाले थे, सूत्र लगाओ आंसर पाओ, इस टाइप क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो चलो यार देखते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया को। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप खुद ही देख सकते हो कि ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो मैं दोनों ही टॉपिक को कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट तो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ तक तो बात हो गई। अब भैया देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया है क्या।
हम लोग अगर ध्यान से इस चीज़ को देखें तो शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया को हम लोगों ने वन शॉट में देखा था कि जिसकी घात का योग शून्य हो वो शून्य कोटि अभिक्रिया, जिसकी घात का योग शून्य एक हो तो वो प्रथम कोटि अभिक्रिया। उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, किसकी घात, वेग नियम के अंतर्गत घात। तो वहीं से हमारा जो परिभाषा है बड़े ही आसान से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग वेग नियम कैसे लिखते थे, वेग नियम में हम लोग वेग लिखते थे ना, वेग लिखते थे, हम लिखते थे के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ए और बी क्या है, अभिकारक है। तो यहाँ पर भी तो हम लोग यही कह रहे हैं ना कि x का मान 0 हो, इसका मान 0 हो, दोनों को योग हो 0 हो। तो हम क्या कहेंगे कि वेग नियम के अंतर्गत, किसी अभिक्रिया के वेग नियम के अंतर्गत जब अभिकारकों की सांद्रताओं का घात का योग है ना, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग शून्य होता है तो वह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और एक और बात मैंने बताई थी, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, वो ये थी कि इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। किसमें, शून्य कोटि में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर हम लोग एक एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था H2 + Cl2 HNu की उपस्थिति में 2HCl बना रहता है। यहाँ पर जो ये दोनों हैं 0 0 होते हैं, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, बढ़िया समझ लेना इसको। यहाँ पे लिख देता हूँ और जल्दी से इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लो भैया, तो ये हो गया हमारे पास कि जब अभिक्रिया के वेग नियम के अंतर्गत अभिकारक की सांद्रता की घात का योग शून्य हो तो वह अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। इतना आप लोग लिख लेना। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हमारा हो जाएगा H2 + Cl2 gives that 2HCl HNu की उपस्थिति में। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। सेम चीज हम लोग इधर प्रथम कोटि में करेंगे। प्रथम कोटि में हम लोग देख सकते हैं कि हर बार आया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी उत्तर लिखेंगे। और मैं पूरा लिख रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, अरे मुझको पता है ना, अच्छा मुझको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, घातों का योग शून्य होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा। मैं बढ़िया से कर दूं, सब कुछ सेम, 2 लाइन एकदम सेम। घातों का योग शून्य हो और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 हो। ठीक है, बस हमारा पूरा जो है परिभाषा हो गया। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं याद करा देता हूँ। आप लोग जब जैव अणु नाम का चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखोगे कि सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो हम लोग बहुत ही आसान ही हम लोग का एग्जाम्पल है, तो हम लोग इसी एग्जाम्पल को लिखेंगे कि भैया क्या हमने पढ़ा था, सुक्रोज का जल अपघटन। हालांकि ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया भी हमने पढ़ा था, तो उसमें भी हमने एग्जाम्पल लिया था, परंतु है तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया ही ना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था भैया, C22H2O11। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं, मैंने ऐसे किया ना, सुक्रोज कैसे है, C22H2O11। तो 11 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C22H22 C12H22O11 C12H22O11 का जल अपघटन कराने पर हम लोग को प्राप्त होता है C6H12O6 + C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज और ये है हमारा फ्रक्टोज। चलो भाई, ये हो गया। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। यहाँ पर हम लोग एक और टर्म लिख सकते हैं इसके बाद कि ये तो लिखो ही, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें अभिकारक की सांद्रता, यहाँ पर जो वेग है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और वहीं अगर हम लोग बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया की, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग सांद्रता पर निर्भर करता है। मैं ये सोचकर आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर मैंने डैश किया है ये अपने से लिख लोगे। ये चीज़ सेम उतारना है आपको, है ना, सेम उतारना है। ये 2 लाइन योग के बाद 1 हो, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 0 हो, बस। और बाकी यहाँ पर निर्भर करता है, यहाँ पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल तो हो ही गए। चलो भाई, तो ये हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने जब वन शॉट देखा होगा तो वन शॉट में हम लोगों ने बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनको पहले ही कवर कर लिया, जैसे कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप केवल वन शॉट ही देके चले जाते हो ना तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। ये तो बस ऐसे ही करा दे रहा हूँ कि चलो
यहाँ पर भी हो जा रहा है। ये दोनों तो वैसे ही वन शॉट में डिस्कस किया है हम लोगों ने, बट फिर मैंने बता दिया। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो करेंगे वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब चीज़ें तो मैंने वन शॉट में बता दिया है, आप लोग का रिवीजन हो गया होगा इसी बहाने। चलो भाई, तो ये तो हो गया। और इसी के साथ साथ कुछ टॉपिक जैसे कि तापीय गुणांक क्या होता है, ये भी पेपर में पूछा हुआ है और वन शॉट में हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा कोटि और आणविकता हम लोगों ने इसका अंतर डिस्कस किया है, ये भी पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ। कोटि आणविकता तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे खुद के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो कोटि आणविकता हो गया। इसके बाद अगर हम लोग कुछ छोटी मोटी परिभाषाओं की बात कर लें, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, और भी जो ये सब शून्य कोटि प्रथम कोटि तो मैंने यहाँ पर करवा दिया। उसके अलावा भी अगर छोटी मोटी परिभाषाएं जो बची होंगी वो हम लोगों ने वन शॉट में डिस्कस कर लिया है। सक्रिय ऊर्जा हो गया, और सक्रिय ऊर्जा की प्रभावित करने वाले कारक और वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने वन शॉट में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग अपना न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। लगभग मैं 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल और कराऊंगा और हमारा वीडियो एंड हो जाएगा, और इसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री हमारी एंड हो जाएगी। चलो भाई, तो अब देखते हैं 2 और न्यूमेरिकल्स को। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता पर प्रारंभिक सांद्रता प्रारंभ से आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना करें। चलो भाई, हमको कुछ नहीं पता, हम हल लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 50 सेकेंड है, टी यानी कि टी बराबर क्या दिया हुआ है, 50 सेकेंड। उसके बाद ये बहुत जरूरी चीज़ है, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब कि हमारे पास अंतिम सांद्रता जो है वो प्रारंभिक वाले की आधी रह जाती है ना। मतलब कि वही माइनस करके R0 माइनस R0 बाई 2 फिर करेंगे तो यही आएगा, तो आधी हो जाती है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बोला है हमको के निकालो, हमको के निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें तो R बराबर ये जो होता है ये तो अर्धायु पे होता है ना जी, ये तो अर्धायु पे होता है, यानी कि हमारे पास जो टी है वही टी हाफ है, यहाँ पर बोला नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा, और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं इसको कहूँगा कि ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और संभावना है कि 2026 में आ जाए। ठीक है, खैर फालतू बकवास नहीं। हमारे पास टी हाफ बराबर, हमारा सूत्र पता है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बाई के पता है, के नहीं पता है, के जो पता करना है, तो के इधर ला दो, 0.693 बाई, इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, तो टी हाफ हो जाएगा 0.693, तो यहाँ पर वही बटे में टी हाफ 50 सेकेंड दिया है, 50 लिख दो, इंटू में 1 2 3 दशमलव हटाए, नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए। क्यों 3 जीरो बढ़ा दिए? क्योंकि दशमलव के 3 अंक, ये 3 अंक है ना। चलो भाई, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक जीरो। चलो भाई, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो आंसर लिखते हैं के बराबर ये तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, तो पहले लिख देते हैं। अब 50 का इससे भाग देते हैं। अब 50 का भाग नहीं देना है ना, तो ये 50 को भी इधर दे दो, ये 5 को ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अरे कोई परेशानी तो नहीं ना है? ठीक है भैया, अब 5 का इससे भाग दे दो, 5 का इससे भाग दो 693 से, तो क्या आएगा, एक बार में 5। चलो भैया, यानी कि ये हटेगा तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर लिखें, या फिर हम लोग दशमलव को यहाँ से इससे हटा के यहाँ से 2 अंक इधर ला दें यहाँ पे, और इसको कर दें हम लोग 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया के का मान। और क्योंकि प्रथम कोटि के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड। चलो भैया, ये हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम कोटि के लिए के इज इक्वल टू इतना है तो अर्धायु निकालिए। तो अर्धायु वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करना है भैया, कुछ काम धंधा ये नहीं है। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाई के दिया है हमारे पास, तो टी हाफ निकालना है। टी हाफ बराबर 0.693 बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। इसको हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 1 2 3, 14 ऊपर चला जाएगा, 14 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर ला देते हैं, 14 ऊपर जाकर 14 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे ऊपर एक और जीरो, तो 15 हो जाएगा।
अभी से आप लोग या तो रफ में कर लेना है तो फिर एक लाइन करके कर लेना है। मतलब मैं तो एक ही लाइन में पूरा कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मिटाने की शक्ति है। आपके पास एग्जाम में मिटाने की शक्ति नहीं रहेगी तो आप लोग एक लाइन ऐसे करते 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 पूरा पेज भर देना और का। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना पेज बचा रहा हूँ। चलो भैया, तो अब क्या बचा, ऊपर 15 है नीचे 3 है, ये गया इससे, बचा 10⁻12, 10⁻12 बचा। अब नीचे 55, ऊपर इतना, 55 का भाग देंगे हम लोग किसमें, 693 में, तो हमारा आ जाएगा लगभग, तो लगभग हमारे पास 12.5 आ रहा है। पाँच भी नहीं लिखो, 6 लिखो, तो लगभग 12.6 इंटू 10⁻12 माइनस नहीं 12। तो लो भैया हमारे पास आंसर हो गया ये सेकंड इनवर्स, अरे सेकंड इनवर्स लिख रहा हूँ, सेकंड टी हाफ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। चलो यार, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता दोगुनी करने पर वेग में क्या होगा, है ना, वेग। इसको देख लेते हैं भैया, सांद्रता को क्या कर रहे हैं हम, दोगुना कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग के पास वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है k इंटू ए टू द पावर कुछ होता है, तो कुछ क्या है यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए 1 है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग के ए जो है उसको दुगना कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2k, 1 पावर तो 1 पावर इंटू ए टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो यानी कि 2k ए टू द पावर 1। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो वेग है वो हुआ कितना, वो दुगना हो गया। यानी कि सांद्रता दोगुनी करने पर वेग हमारा क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला इससे, वेग दोगुना हो जाएगा, वेग दोगुना हो जाएगा। ठीक है भैया, वैसे अभी मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं खुद पढ़ाई करता था, मतलब मैं खुद का अपना एग्जाम देने गया था, तो मैंने खुद ने इतने क्वेश्चन नहीं लगाए जितने क्वेश्चन मैं आप लोग को लगवा रहा हूँ। मतलब कि मैंने खुद ने भी इतने सारे क्वेश्चन नहीं लगाए थे, मैंने बस मतलब 2-4 क्वेश्चन करके चला गया था कि चलो भाई देखा जाएगा क्या होगा। मैं इतने सारे क्वेश्चन आप लोग करवा दे रहा हूँ ये जानकर कि आप बैक बेंचर हो। हालांकि मतलब ठीक है भाई, चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब नेक्स्ट लेवल एग्जाम जाएगा यार, मतलब मतलब बैक बेंचर करके मैंने टॉपर लेवल का पढ़ा दिया। खैर कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा इम्पोर्टेंट, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है, तो चलो भाई हम लोग के सामने आ गया है अब बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है मैं कहूँगा कि इसका लेवल भी हार्ड है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप 2 बार देखना, मगर इसको समझ के जरूर जाना। ठीक है, हालांकि यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दिया गया है, तो सिद्ध करने में आपको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध ये करना है कि सिद्ध करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। मतलब कि हम लोग को समय निकालना है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, अर्ध क्रिया के पूर्ण करने में लगे समय, अर्ध क्रिया में पूर्ण करने में लगे समय, यानी कि अर्धायु के दुगना होता है, मतलब कि ये बराबर होता है और ये दुगना होता है इसका। हमको लास्ट में तो यही लिखना है, इतना हमको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है, मतलब आप क्वेश्चन के आधार पर ये चीज़ को लिख पा रहे हो, तो फिर ये क्वेश्चन आपका है। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हो तो क्वेश्चन आपका नहीं है, क्योंकि अगर आप ये लिख पा रहे हो ना तो आप कुछ पीछे में कर देना। अगर आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ पीछे में, उसी में अंडरस्टैंड, उसी में सॉल्व, कुछ आगे पीछे सूत्र लिख दो, कुछ कर दो, लास्ट में ये लिख दो। एग्जामिनर अगर झटके में देखेगा तो चेक कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है एग्जामिनर को बेवकूफ़ तो बना सकते हो, मगर आपको पता होना चाहिए ना कि मतलब कैसे करना है यार। तो मैं ये बताता हूँ कि अब इसको कैसे करना है। इसको करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, इसको करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। कहोगे ये तो मुझे ही पता है, आगे बताओ। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, माना प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता जो है
वो बराबर है आर नॉट। अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि हम लोग आर नॉट कितना लेंगे 100, मतलब कि शुरुआत में हमने कितना लिया है 100, फिर क्या क्या रहा है अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी आर। तो हमारा प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई 100, अंतिम सांद्रता कितनी होगी, अंतिम सांद्रता हम लोग के पास होगी 100 का कितना खत्म हो चुका है, 100 में से 3/4 खत्म हो चुका है, मतलब कि हमारे पास 25 गुणे 3 यानी कि 75 खत्म हो चुका है। तो 75 खत्म हो चुका है तो बता कितना, हमारे पास 100 था, 75 हमने खत्म कर दिया, बचा कितना 25। तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी 25। ये क्वेश्चन थोड़ा हिलाने वाला है, मतलब खतरनाक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ तब अब हम लोग लगाएंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित विवेक समीकरण। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा log आर नॉट बाई आर इक्वल टू के टी बाई 2.303। ये आगे क्या हो जाएगा, t को हम t 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसी की बात हो रही है। अगर 1/2 की बात तो 1/2 लिखते हैं, ये हो गया। बाकी चीज़ों को उधर लिख देते हैं, 2.303 बटा के log आर नॉट है 100, आर है 25, काटे पीटेंगे 2 हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इतना, ये तो हमारे पास आ गया भैया, ठीक है। या फिर इसको मैं डब्बा बंद करता हूँ, तो आप लोग भी लगोगे उसमें बादल बनाने, बादल नहीं बनाना है, ठीक है। या बादल बनाओगे तो एग्जामिनर भी आपके ऊपर मतलब पेपर में बादल बना देगा, बादल बनाएगा तो अंडे भी दे देगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, तब अर्धायु पर अर्धायु पर अर्धायु पर क्या हो जाएगा, अर्धायु पर हमारे पास हो जाएगा सेम चीज, log आर नॉट बाई 2 होता है ना जी। मतलब समाकलित विवेक समीकरण हम किस पर लगाएंगे, टी हाफ पर लगाएंगे, टी हाफ पर हमारा आर नॉट हाफ हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने, के टी तो सेम ही रहेगा, के रहेगा, टी हाफ हो जाएगा 2.303। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टी हाफ वाला सिस्टम यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर टी हाफ यहाँ पर क्या आ जाएगा। अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मतलब हार्ड है, ठीक है। चलो, हमने पहले क्या निकाला, इतना निकाला, टी 3/4 निकाला, अब टी हाफ निकालेंगे। तो टी हाफ निकालेंगे कैसे, ये तो ये कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, log 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, 2.303। अब ये तो धीरे आ जाते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई के log 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको भी हम रख लेते हैं, इसको भी रख लो, डब्बा बना लिया भैया। इसको हम नाम देंगे समीकरण 1, इसको हम नाम देंगे समीकरण 2, और इन दोनों को जब हम लोग भाग देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। समीकरण 1 समीकरण 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, टी 3/2 अपॉन में टी हाफ, टी 3/2 क्या है, 3/4, 3/4 क्या है, इतना 3034 बाई के इंटू log 4, और ये कितना, ये टी हाफ कितना, ये है, ये ऊपर हो गया बाई के इंटू में log 2। चलो भैया, इससे ये कट गया, log 4 है, log 2 है ना। तो एक चीज़ बताओ, log 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और log 2 का स्क्वायर यानी कि 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 log 2 हो जाएगा, लिख दो 2 log 2, और नीचे क्या है log 2, log 2 कैंसिल। अब क्या होगा, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इतना का मान जो आ गया वो आ गया, ये आ गया हमारे पास 2। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि t 3/4 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो
2 टाइम 3 1/2। अरे यही तो हमको प्रूव करना था और यही हमारे पास आ भी गया, तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इति सिद्धम। और इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, आपको कुछ नहीं करना है, 2 समीकरण बनाना है और भाग दे देना है दोनों का, और लास्ट में आकर आंसर आ जाएगा। लास्ट में आंसर नहीं भी आता है तो क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया शुरुआत में, जो पूछ रहा है बस वही लास्ट में जाके लिख दो, और लिख दो इति सिद्धम। एग्जाम में बढ़िया रहेगा तो नंबर मिल जाएगा। और मैंने ही अपने एग्जाम में ये किया था, मुझे भी ऐसा क्वेश्चन आया था, थोड़ा बदल के क्वेश्चन आया था, तो वो मुझे नहीं आ रहा था, मतलब आ तो रहा था बट लास्ट में आंसर वह नहीं आ रहा था, तो बड़ा दिक्कत हुआ। तो मैंने लास्ट में वही लिख दिया, बढ़िया से लिख के, राइटिंग बढ़िया लिखा था मैंने, लास्ट में लिख दिया, उसमें नंबर मेरे हिसाब से उसमें मुझे मिला। मतलब हो सकता है कि 4 नंबर का था तो 3 नंबर मिला होगा, क्या दिक्कत है, बट नंबर मिला। तो इस तरीके से हमको इसको करना है। और अब मैं देखता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कराता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो एंड करता हूँ। चलो यार, तो फाइनली अब हम लोग वीडियो के उस फेज़ पर आ चुके हैं जहाँ पर कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये आप लोग के पल्ले पड़ने वाला है नहीं। अगर मैं खुद की बात बताऊँ तो मैं जब 12th में था तो इन सब चीज़ों को मैंने जब पढ़ा तो मुझे शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था, फिर 1-2 बार प्रैक्टिस किया तब समझ में आया। तो बाकी आप समझ सकते हो कैसे क्वेश्चन्स हैं ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो हैं, क्लास 12th के सबसे मतलब खतरनाक न्यूमेरिकल्स मैं कह सकता हूँ कि अभी मैं 2 ये कोई न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूँ। खतरनाक नहीं है, मतलब हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, परंतु जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये सब बहुत हार्ड लगते थे। अब मैंने देखा तो अब तो खैर बीएससी केमिस्ट्री से कर रहा हूँ, तो खैर अब सब चीज़ें तो छोटी-मोटी हैं, बट ये और ये दोनों ही क्वेश्चन पर मैं ये कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है। और इसको मैं कहूँगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये आया हुआ है 2014, 15, 18, 20। हो सकता है कि और भी सेट में आया हो, परंतु अभी मैंने किताब में देखा है तो ये इतने साल आया हुआ है। ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, 2022 में आया, और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है 2025 में मेरे पेपर में। और मैं ये क्वेश्चन मतलब मैंने इसको हल्के में लिया था और मेरे क्वेश्चन पेपर में ही आ गया। मुझे लगा कि सब क्वेश्चन यार आएंगे नहीं, हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको मैंने छोड़ दिया था, मगर ये सब क्वेश्चन मेरे पेपर में आए थे। और ये कितने नंबर में थे मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन मेरे में आया था ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5वें का ख। ये देखो यार, सेम क्वेश्चन है, 2019 में आया, 22 में आया, और उसके बाद अब आ रहा है 2025 में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हैं भैया, और इसको मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, मैं ये बोल ही दिया मैंने कि भैया ये हार्ड है ना। खैर, फालतू बातों को हटाते हैं, आते हैं इस क्वेश्चन पे। चलो भाई, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की है और इसकी अर्धायु काल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया को 90% भाग पूरा होगा, है ना। अब समझो भाई, अभिक्रिया का अर्धायु काल, ये रही अभिक्रिया, ये रहा कुछ, यहाँ से कुछ बनेगा। अभी शुरुआती समय है। शुरुआती समय में हम ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर हमको देखा जाए तो 90% दिया हुआ है, मतलब परसेंट का मतलब समझ सकते हैं ना कि 100 से होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग 100 मानेंगे प्रारंभिक सांद्रता को। तो यानी कि हमारे पास जो आर नॉट है, आर नॉट क्या होता है, आर नॉट होती है प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास क्या दी हुई है, 100। उसके बाद अभी ये प्रोडक्ट कितना है, 0, 0, ठीक है। अभिक्रिया आधी हो गई, 50, तो 50 पर कितना समय लग रहा है, 60 मिनट, 50 बन गया। अब यहां पर यह कह रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया को 90% भाग पूर्ण होगा। अभिक्रिया का 90% भाग, अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। कौन है रे, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। 90% भाग का मतलब इधर कितना बचा है, 90 बचा, 90 बन गया। यहां पर समय निकालना है, ठीक, ये रफ है ना। अभी मैं यहाँ पर बढ़िया से लिखूंगा, बढ़िया पर रफ है। इधर कितना बचा, पहले 100 था तो 0 रहा, फिर इधर 50 खत्म हो गया, 50 बन गया यहाँ पर, इधर 50 बचा, इधर 90 बन गया, तो इधर कितना बचा, 10 बचा। 100 में से 90 उधर बन चुका है, बचा कितना, 10। या फिर ऐसे भी लिख दो, इसको लिख सकते हो 100 - 90। हमने एक फार्मूला ही पढ़ा था शुरुआत में इस लेक्चर के,
ए माइनस एक्स करके लिखा था लॉग, है ना, और हमने कैसे पढ़ा है लॉग आर नॉट अपॉन में आर पढ़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक कहानी ठीक है। यहाँ पर हम लोग को दिया क्या हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है हाफ, टी हाफ 60 मिनट दिया है, कितना दिया है, टी हाफ इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट, टी हाफ का मतलब होता क्या है 0.693/k। तो यहाँ पर हमारे पास ये मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको के मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, तो के इधर आ जाएगा 0.693/60, ठीक है। इसको काट पीट के हमारे पास के आ जाएगा, के आ जाएगा हमारे पास, कुछ भी आएगा, और उस के का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, समाकलित वेग समीकरण जो हमारे पास है लॉग आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू के टी बाई 2.303। यहाँ पर के का वैल्यू रख देंगे, ये हमको पता है, ये पता है, ये कितना है 100 है, ये कितना है 10 है, ये तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, हमको टी हाफ निकलना है, टी हाफ निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब ये पूरी जो रामायण है इसको सुंदर तरीके से यहाँ पर हम लोग करते हैं। चलो भैया, हाँ, तो अभी मैंने अपने आप को मैंने चेहरे को अपना शीशे में देखा, तो यार बाल कटवाने के बाद आदमी कैसा लगने लगता है, एकदम बच्चे की तरह। इसके पहले मैं लगता था कि मतलब थोड़ा स्मार्ट, बाल मैं क्या बताऊँ यार। हल, हमने शुरुआत में क्या बोला था कि हमने प्रारंभिक सांद्रता को 100 माना है, तो इसी को लिखना तो पड़ेगा ना, तो कितने, तो कैसे पता चलेगा, जो आप एग्जाम में करके आ गए 100 क्या पता नहीं, तो हमने पहले क्या लिखेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता। अच्छा, एग्जाम में लिखने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि आप लोग को एग्जामिनर को इस तरीके से समझाना है कि एग्जामिनर गधा है ना, और आपको इस तरीके से उसको बस एक्सप्लेन करना है इस चीज़ों को, तो उसी एक्सप्लेनेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आप खुद को समझने के लिए नहीं लिख रहे हो, आप ऐसा लिख रहे हो कि आपका जो चेक करने वाला कॉपी जो है, चेक करने वाला जो है वो अच्छे से समझ सके, है ना। चलो भाई, हल, हमने पहले क्या माना था, माना प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट इज इक्वल टू 100, अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये हो गया। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग के पास टी हाफ दिया हुआ है, तो क्या दिया है लिखेंगे, केवल हम लोग लिखेंगे दिया है इतना, दिया है टी हाफ इज इक्वल टू 60 मिनट, हमारे पास दिया हुआ है टी हाफ इज इक्वल टू 60 मिनट। याद करो उस बगिया, अरे याद करो वो समय जब हम लोगों ने टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा था, टी हाफ का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टी हाफ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 0.693/k। क्या उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, इतना बराबर 0.693/k, हम लिखेंगे तब इतना बराबर इतना, मतलब कि 60 इज इक्वल टू 0.693/k, तब हमारे पास के कितना आ जाएगा 0.693/60, ठीक है। इसको यहाँ से हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 1 2 3 शून्य, ये है ना, चलो भैया 3 शून्य हो गया, ठीक 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 ठीक। अब कुछ कट पिट रहा है तो काट दिया जाए, चलो भाई काटते हैं। हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो काट दिया जाए, काट देते हैं। 3 से ये कटेगा 20 बार में, 3 से ये कटेगा 2 3 एक बार में, अब 3 2 5 1 6, ये तो 3 से कट रहा है, परंतु यहाँ पर 2 20 है, 20 तो 3 से कटता नहीं है। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो जैसे वैसे लिख दो 231/2000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया के, प्रथम कोटि है इसलिए हमारे के का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। मात्रा पढ़ा है हमने, मात्रा तो भूल गए हम क्या होता है, अरे भैया 0 कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, सेकंड कोटि के लिए याद रखना है इस चीज़ को। 0 कोटि प्रथम कोटि के लिए हमको याद है भैया सेकंड इनवर्स है, 50 बार हमने क्वेश्चन में इस चीज़ को देख लिया है। 0 कोटि के लिए बात करें तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। द्वितीय कोटि के लिए बात करें तो मोल इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलो भाई, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, मतलब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बड़े से बता दिया, रिवाइज करा दिया मैंने, ठीक है। चलो यार, हम लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, इसको भी हम लोग मैं इसको मैं बता दूंगा, इसको मैं होमवर्क दूंगा, बट बता के होमवर्क दूंगा।
चलो भाई, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गया। अब तब लिखता हूँ, तब प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए हम लोग के पास समाकलित वेग समीकरण है। तो समाकलित वेग समीकरण हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। चलो भाई लिखते हैं। समाकलित वेग समीकरण क्या है, लॉग आर नॉट अपॉन में आर इज इक्वल टू के टी बाई 2.303। इसको मैं लाल रंग से डब्बा में बढ़िया बना देता हूँ, और आप भी ऐसे ही कर देना, ताकि थोड़ा उसको नज़र पड़े तो वो कहे कि वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या लड़का है। चलो भाई, डब्बा बनाया है। अब हमारे पास लॉग आर नॉट की वैल्यू, सब कुछ वैल्यू रखते हैं भैया। अब दिक्कत ही क्या है, आर नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100। आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। इज इक्वल टू के टी, के की वैल्यू क्या है हमारे पास, के की वैल्यू है ना जी 231 अपॉन में 20000 इंटू में टी, टी और बचे बटे में 2.303। ठीक है, चलो भाई इतना तो हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर तो ये कट जा रहा है, बचा log 10। हमारे पास अगर लिखा हो log 10, log 10 तो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर हमारे पास दिया है log 1, उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो भैया log 1 हो गया 0। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर तो log 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। हम लोग के पास log 10 बचेगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो मैं सीधे 1 लिख दूँ, 1 लिख देता हूँ। चलो भाई, log 10 हो गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा ये टर्म, फिर उतारते हैं इसको। अरे भैया 231 इंटू टी 2 लो भैया, मैंने उतार दिया इसको। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैमरे में तो आ रहा है, बिल्कुल कैमरे में आ रहा है। अब मैं इस जो आगे का पार्ट है इसको बगल में कर देता हूँ, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन को भी करना है ना। चलो भाई, इसके बाद हम लोग ऊपर आते हैं। तो हमारे पास t बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा t यहीं रहने दो, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, मतलब कि रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2000 इंटू 2.303 अपॉन में 231। ठीक है, यहाँ से इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गया, बिल्कुल गया। अब कुछ कट पिट रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं कट रहा है भाई यहाँ पे, है ना। फाइनली हम लोग के पास बच कितना रहा है, हमारे बच रहा है t इज इक्वल टू अपॉन में 231। अब बचा है बस हम लोग के पास कैलकुलेशन। अब देखो भाई, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं, परंतु अब इसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेशन वहाँ करने जाएँ तो कैलकुलेशन में मैं कहूँगा कि अगर समय लगता है, आप घड़ी लेके बैठे हो, अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ला दो। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब कि 0 कुछ तो नहीं होगा, है ना, 0 कुछ तो नहीं होगा। जो भी वैल्यू आएगी वो मतलब कुछ इस टाइप से आएगी, मतलब एक्स वाई जेड पॉइंट ओ क्यू इस टाइप से आएगी, मतलब जस्ट एग्जाम्पल। अब हम क्या करें भैया, हम लोग बड़ा दिमाग खराब है, हम लोग जितना तक कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। हम लोग 2 का गुणा इसमें कर सकते हैं ना, अगर हम लोग 2 का गुणा इसमें आसानी से कर सकते हैं तो हम लोग करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, लो भैया लास्ट में 0 अपॉन में 231। अब लिखेंगे इतना। अब हम लोग अप्रॉक्सीमेट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से लिया 3 वैल्यू को, इधर 3 वैल्यू है, ये है 2 वैल्यू हटाया, लगभग हम देख सकते हैं कि 2 बार जा रहा है। एक बार करके देखते हैं, अगर हम 2 बार करके देखते हैं तो 231 दूनी कितना हो जाएगा, 462, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। लग रहा था कि 2 बार में जाएगा मगर जा नहीं रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो एक बार में जाएगा 231 आ जाएगा। चलो भाई, इतना तक तो हम पहुँच गए ना, एक वैल्यू पहुँची हम, और आगे बढ़ते हैं। 9
2 1 आया 129। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 6 आ रहा है, इधर दो वैल्यू 2 आ जाएगा ना, तो लगभग हमारा जा रहा है ये इधर 2 अंक घटाएं, इधर 2 अंक घटाएं, तो इधर 2022 है, मतलब ये तो 10 से भी पार चला जा रहा है, दिक्कत हो जाएगा। तो लगभग हम अगर देखें तो यहाँ पर 0 बढ़ाएं तो फिर बड़ा हो जाए, ठीक है ठीक ठीक, तो हम लगभग 9 बार जाएगा वैल्यू, 9 बार जाएगा तो आएगा 2062। 2079 और फिर घटा पिटा के देखा जाए तो लगभग 9 आएगा। तो लगभग ये तो 199 पॉइंट नहीं 3, तो लगभग 199.3 हमारी वैल्यू है इतना मिनट। तो ये भैया ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इसमें हम देख सकते हैं कैलकुलेशन जो वैल्यू है वो बहुत अधिक है, मतलब कैलकुलेशन बहुत अधिक करना पड़ रहा है ना। अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। सिद्ध करें प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का दुगुना होता है जो कुछ भी होता है। यानी कि हमको कह रहा है कि हमने लिया कितना 100, अभी कितना बना 0 बना, फिर हमने जब कुछ देर बाद देखा तो ये 99.9 इतना खत्म हो चुका है, तो बचा कितना 0.1, 99.9 खत्म, इधर बचा कितना 0.1। और वैसे भी देख सकते हैं कि 100 है, 99.9 घटा दो, 10 में से 9 गया 1, 0.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारे पास R नॉट है 100 और R है 0.1, और यही करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में दूंगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग थोड़ा गूगल करिए, जो कुछ भी करिए होमवर्क। बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले तो देखते हैं इसमें दिया क्या है। हम लोग को बोला है कि अभिक्रिया एक तो 99%, एक तो हमारे पास क्या है 99%, और एक हमारे पास क्या है 50%, है ना। अर्धायु बोला है ना, 2 गुना, अर्ध आयु काल का 2 गुना नहीं रहे 10 गुना। 2 मिनट, ये क्वेश्चन गलत है, ये 10 गुना है, सॉरी फॉर मिस्टेक दोस्तों, गलती तो सबसे होती है यार, तुम सब भी तो गलती से ही हुए हो। चलो यार 10 गुना होता है। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले अच्छा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से देखो तो अभिक्रिया तो एक ही हो रही है ना, अभिक्रिया जब एक ही हो रही है, अभिक्रिया एक ही हो रही है, तो के का मान क्या है स्थिरांक, ये क्या है वेग स्थिरांक होता है, तो मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब कि नहीं बदलेगी। मतलब कि अगर हम लोग अर्धायु का वेग स्थिरांक निकालें और 99.9% पर वेग स्थिरांक निकालें तो वो दोनों बराबर होगा, और उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बराबर कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, टी हाफ हमारे पास क्या होता है 0.693, 0.693 बाई के, यहाँ से हमारे पास के का वैल्यू आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, इसको हम लोग रखेंगे अपने जेब में। अब हम लोग जाएंगे समाकलित वेग समीकरण पे। समाकलित वेग समीकरण पे हम लोग क्या देखना है, लॉग आर नॉट का मतलब क्या 100, बचा कितना 0.1 इज इक्वल टू के टी बाई हाफ होता है, के टी बाई 2.303। यहाँ पर टी हाफ था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 99.9 है, मैं टी ही लिखता हूँ। चलो भाई, तो यहाँ पर ये है, यहाँ से के की वैल्यू निकाली जाए, के की वैल्यू निकालने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो ये हटेगा ऊपर 0, तो लॉग 10,000 हो जाएगा, यानी कि लॉग 10 to the power 3, ठीक है, इज इक्वल टू के टी अपॉन में 2.303, टी का वैल्यू हम लिख देते हैं 99.9%, ठीक है, इसको लिख देते हैं 99.9%। तो यहाँ से हम लोग को के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू क्या मिलेगी, बस मैं रफली बता रहा हूँ, आपको बढ़िया समझना है अपने से, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना वैसे लिखो आप और करना। मैं रफली यहाँ बता देता हूँ, तो यहाँ पर log 3 आगे आएगा 3, log 10 गया 1, 3 बचा 3 का गुणा होगा 2.303 से, 3 का गुणा 2.303 अपॉन में कितना आ जाएगा के आ जाएगा, सॉरी टी हाफ, टी 99.9 आ जाएगा। के का मान ये रहा, के का मान ये रहा, इसको हम लोग कह देते हैं समीकरण 1, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग तुलना कर देंगे तो तुलना करने पर हमारे पास आ जाएगा आंसर, तुलना करेंगे
बाकी मैं तो पूरा करवा नहीं दूंगा, बट ठीक है। के का मान हमारे पास 0.693/t½ है, ये बराबर हो जाएगा 3 × 2.303/t 99.9% वाले के। ठीक है, कुछ गलती नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर अप्रोक्सीमेट में आएगा। ये बहुत दिक्कत वाला बात होता है कि अप्रोक्सीमेट आंसर आता है ना। कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है ना, मतलब कि 99.999 आएगा, उसको हम लोग कह रहे हैं 10। मान लेंगे कि 9.9 जो लिखा है वो 10 है, अप्रोक्सीमेट, है ना। मैंने जब आंसर दिखा था तो मैंने देखा भाई 99.99% 9 पॉइंट आ रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा कुछ दिक्कत है क्या, मैं बड़ा परेशान हुआ इस पर। फिर मेरे को घर पे आकर पता चला कि ये लगभग 10 के बराबर है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये 10 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे ना, तो गुणा भाग करने के बाद हमारे पास आता है T99.9 इज इक्वल टू 9.9 T½ और ये हम लोग आगे लिख देते हैं T99.9% इज इक्वल टू लगभग बराबर होगा T½ के। इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। चैप्टर खत्म का मतलब कि हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग ने पढ़ ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी मैं लास्ट में लगा दूंगा इस वीडियोस को, उन वीडियोस का वन शॉट आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं कसम बताऊं तो इस वीडियोस को अगर आप देखते हो, फॉलो करते हो और ये जो मैंने होमवर्क दिया है इसको आप मन लगा कर लेते हो, तो इतना है कि आप 90+ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप बैक बेंचर नहीं हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आराम से स्कोर किया जा सकता है। और कमाल तो तब हो जाएगा जब अगर आप बैक बेंचर हो और अपने क्लास में उतना अंक हासिल कर लो जितना कि वो जो टॉपर बच्चे हैं वो साल भर पढ़ के भी ना कर पाएँ। सोचो, जो टॉपर एकदम घमंड में रहता है, गजब एकदम रहता है, और उसका नंबर आपसे कम आ गया, खतरनाक। सबसे बड़ी बात तो तब होती है कि जब आप जिसको पसंद करते हो उसका नंबर आपसे कम हो जाए, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो ये रहा हम लोग का आज का न्यूमेरिकल। अब हम लोग देखने वाले हैं अन्य चैप्टर्स को भी, जैसे कि डी और एफ ब्लॉक और वगैरह वगैरह, तो उसकी वीडियोस भी आएंगी। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस हैं उनको आप फॉलो कीजिए। मैं खुद भी इतना नहीं पढ़ता था जितना मैं आप लोग को क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, है ना। और मेरा कम पढ़ने पर भी मेरा 90 मार्क आया, 90 मार्क्स, और मेरे को था कि 94 नंबर मेरा आराम से आ जाएगा केमिस्ट्री में, परंतु 4 नंबर कट पिट के मेरा 90 नंबर आया केमिस्ट्री में। तो कोई बात नहीं, इससे बहुत कम मैंने पढ़ाई की थी और मेरा 90 नंबर आ गया। सोचो, अगर आप मेरा पूरा सीरीज़ फॉलो करते हो तो क्या होगा। तो बस यही कहूँगा कि पढ़ते रहो, मस्त पढ़ो, बैक बेंचर्स टू टॉपर बन जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फालतू बकवास बंद करता हूँ मैं।